नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, मैग्नीशियम इज द सेंट्रल पार्ट ऑफ। क्लोरोफिल के रिलेटेड ये क्वेश्चन है, ठीक है। क्लोरोफिल हमारे पास जो मेन पिगमेंट होता है उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। उसका हेड होता है, देन उसकी टेल होती है। उसका जो हेड है वो बना हुआ होता है 4 पायरोल रिंग से, ठीक है। 4 पायरोल रिंग स्ट्रक्चर होता है, बीच में मैग्नीशियम एटम होता है, ठीक है। बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से ये भी क्वेश्चन पूछा गया है इन पास्ट पेपर्स के अंदर कि व्हाट पार्ट ऑफ हीमोग्लोबिन इज सिमिलर टू क्लोरोफिल, तो आंसर था हीम पार्ट, ठीक है। तो हीम पार्ट जो है इज सिमिलर टू द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल। हमारा सवाल ये है कि मैग्नीशियम इज द सेंट्रल एटम, तो हेड के अंदर 4 पायरोल रिंग होती है। 4 के लिए वर्ड यूज़ करते हैं टेट्रा, तो इसीलिए इसको टेट्रा पायरोल रिंग स्ट्रक्चर भी कहा जाता है। टेल जो है उसके अंदर होती है फाइटोल रिंग। काम बेचारा हेड करता है, टेल का काम सिर्फ फाइटोल रिंग टेल का काम होता है सिर्फ क्लोरोफिल को एम्बेड करके रखना थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन में, ठीक है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे, पायरोल रिंग के अंदर का सेंट्रल स्ट्रक्चर होता है। बेसिकली टेट्रा पायरोल रिंग का स्ट्रक्चर होता है। अच्छा जी, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए अगर आप देखें तो पॉर्फिरिन रिंग इन्होंने दिया हुआ है, फिर पायरोल रिंग है, फिर फाइटोल रिंग तो नहीं होगा। टेल जो है वो हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है, हेड हाइड्रोफिलिक होता है, तो हेड में होता है तो हाइड्रोफोबिक, ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो अच्छा जी, यहाँ पे 2 अलग अलग चीज़ें हैं। पायरोल रिंग 4 पायरोल रिंग्स होती हैं, उन पायरोल रिंग्स के दरमियान में मैग्नीशियम होता है। अगर मैं ये कहूँ कि सेंट्रल पार्ट है पायरोल रिंग का, तो इसका मतलब होगा कि रिंग के अंदर में, ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन बी आंसर नहीं होगा, पॉर्फिरिन रिंग आंसर होगा। टेट्रा पायरोल जिसको हम कहते हैं, पॉर्फिरिन रिंग उसको कहा जाता है। इस पूरे स्ट्रक्चर को पॉर्फिरिन रिंग स्ट्रक्चर कहते हैं, ठीक है। ये एक पायरोल रिंग है, तो 4 पायरोल रिंग होती है। टेट्रा पायरोल भी कह सकते हैं। पॉर्फिरिन, तो पॉर्फिरिन रिंग में हमारे पास सेंट्रल में मैग्नीशियम एटम होता है। क्वेश्चन 6, द प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के अंदर हमारे पास क्या होता है, जो एक सेकेंड, फोटोसिंथेसिस के अंदर ग्लूकोज बनती है और ऑक्सीजन लिबरेट होती है, साथ में H2O भी हमारे पास थोड़ा सा प्रोड्यूस होता है, और एनर्जी जो है वो बनती नहीं है फोटोसिंथेसिस के अंदर बल्कि यूटिलाइज होती है, ठीक है। तो और ये शुगर कैसे बनती है, शुगर बनती है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर जब आपस में रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ व्हाट, सनलाइट और क्लोरोफिल। तो यहाँ पे हमारे पास शुगर बनती है और ऑक्सीजन लिबरेट होती है। ये जो ऑक्सीजन है ये कहाँ से आती है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये आती है H2O के ब्रेकडाउन से, साथ में हमारे पास यहाँ पे थोड़ा सा H2O भी एज अ बाई प्रोडक्ट निकलता है। तो ऑप्शन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 7, लोकेशन ऑफ फाइटोल। अभी बताया फाइटोल रिंग कहाँ पे होती है, जो टेल पार्ट होता है, और टेल पार्ट कहाँ पे होता है, थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन के अंदर एम्बेडेड। टेल जो है वो थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन में एम्बेडेड होती है, तो फाइटोल रिंग कहाँ पे होगी, थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन में। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, सम फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स कंटेन क्लोरोप्लास्ट दैट लेक फोटोसिस्टम 2, यानी कि कुछ ऐसे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं जिनके पास फोटोसिस्टम 2 नहीं होता, येट आर एबल टू सर्वाइव। बल्कि प्लांट्स के अंदर भी कभी कभी फोटोसिस्टम 2 नहीं काम कर रहा होता। ऐसे प्रोसेस को क्या कहते हैं हम लोग, जब सिर्फ फोटोसिस्टम 1 काम कर रहा होता है, इसको कहते हैं साइक्लिक फोटोसिंथेसिस। और ये कब होता है, जब ATP की डेफिशिएंसी हो जाती है, NADPH2 क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो साइक्लिक फोटोसिंथेसिस काम करता है, उसमें क्या होता है, ATP बनता है, NADPH2 बनता ही नहीं, उसमें फोटोसिस्टम 2 नहीं काम करता। तो कह रहा है कि भाई कुछ ऑर्गेनिजम्स के अंदर फोटोसिस्टम 2 नहीं होता। अब जिनके अंदर फोटोसिस्टम 2 नहीं होगा तो उसके अंदर हमें पता है फोटोसिस्टम 2 के अंदर ब्रेकडाउन ऑफ वाटर हो रहा था, उसके अंदर ऑक्सीजन लिबरेट हो रही थी, क्योंकि पानी से ही ऑक्सीजन लिबरेट होती है। तो 2 चीज़ें नहीं होंगी जिसके अंदर फोटोसिस्टम 2 नहीं होगा, ठीक हो गया। तो वही हमें बताना है कि अगर फोटोसिस्टम 2 नहीं है तो उससे क्या होगा, उससे टू टेस्ट फॉर द बेस्ट वे टू डिटेक्ट। अच्छा, क्या बेस्ट तरीका होगा ये डिटेक्ट करने का कि फोटोसिस्टम 2 है या फिर नहीं। सिंपल आप देखोगे ऑक्सीजन निकल रही है या नहीं निकल रही,
ऑक्सीजन लिबरेट हो रही है नहीं हो रही। इन द लाइट इन द टेस्ट फॉर कार्बन, नहीं ये तो नहीं होगा। थैलेकॉइड नहीं, थैलेकॉइड तो होगा ही होगा। जनरेट एक्शन स्पेक्ट्रम नहीं, एक्शन स्पेक्ट्रम से आप इफेक्टिवनेस ऑफ लाइट बताते हैं तो डेफिनेटली यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा ओके थैलेकॉइड तो होगा, ऑप्शन ए बिल्कुल भी नहीं हो सकता, ठीक है। ऑप्शन बी टू टेस्ट फॉर लिबरेशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन लिबरेट नहीं होती अगर हमारे पास फोटो सिस्टम 2 नहीं होता। तीसरी बात वो कहता है टू टेस्ट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा यहाँ पे अगर आप देखें तो कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि एनाएरोबिक फोटोसिंथेसिस, एनाएरोबिक रेस्पिरेंट्स होते हैं और वो लोग ऑक्सीजन को यूज़ नहीं करते। आई थिंक यहाँ पर ऑप्शन ऑप्शन डी का डेफिनेटली यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन मसला ये है कि मेरे पास जो यहाँ पे आंसर जब मैं इसको क्रॉस चेक कर रही हूँ तो ये आंसर इन्होंने डी दिया हुआ है, विच इज़ रॉन्ग आई थिंक, क्योंकि अगर फोटो सिस्टम 2 नहीं होगा तो डेफिनेटली वहाँ पे ऑक्सीजन लिबरेट नहीं होगी, ठीक है। और आप लोगों ने भी यहाँ पे क्या, ज़्यादातर लोगों ने बी एंड डी दिया है। डी तो इसलिए दिया है क्योंकि डी लिखा हुआ है वहाँ पे, लेकिन डी नहीं होगा, बी होगा इसका सही जवाब, ठीक है। सो इसको सब रेक्टिफाई कर लेंगे। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से इसको कवर करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग होना चाहिए था, इज़ नॉट फंक्शन ऑफ कैरोटीनॉइड। कैरोटीनॉइड का इनमें से फंक्शन नहीं होता। क्या देखिए, कैरोटीनॉइड हमारे पास एक एक्सेसरी पिगमेंट है, ठीक है, और क्लोरोफिल हमारे पास मेन पिगमेंट है। एक्सेसरी पिगमेंट का काम होता है लाइट को कलेक्ट करना और इसे ट्रांसफ़र करना मेन पिगमेंट को, तो इसका काम होता है क्लोरोफिल को प्रोटेक्ट करना, ये भी काम होता है। आई अच्छा ह्यूमन आई के अंदर भी कैरोटीनॉइड्स होते हैं, तो ये भी काम होता है ट्रांसफ़र करना एनर्जी को। बिल्कुल कन्वर्ट लाइट इनटू केमिकल नहीं, ये काम नहीं होता क्योंकि ये मेन पिगमेंट का काम होता है लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना, ठीक है। ओके क्वेश्चन नंबर 10, क्लोरोफिल कंसिस्ट ऑफ। क्लोरोफिल के पास हेड होता है जिसके अंदर 4 पायरोल रिंग्स होती हैं और इसके अंदर टेल होती है जिसके अंदर एक फाइटोल रिंग होती है। तो अब ऑप्शंस को अगर आप देखें, अहेड ऑफ फाइटोल का हेड नहीं होता तो ऑप्शन ए एलिमिनेट हो जाएगा। अहेड ऑफ लिंक्ड कार्बन्स नो, अहेड ऑफ 4 पायरोल रिंग्स ओके, टेल ऑफ लिंक्ड नाइट्रो नो, टेल ऑफ 4 पायरोल रिंग्स होती है हेड में और एक फाइटोल टेल होती है, विच इज़ वेरी राइट। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एनर्जी ट्रांसफर बिटवीन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स में एनर्जी ट्रांसफ़र कैसे होता है, देखें कैरोटीनॉइड एनर्जी कलेक्ट करता है, क्लोरोफिल बी को देता है, फिर क्लोरोफिल बी भी एक्चुअल में एक एक्सेसरी पिगमेंट ही है, लेकिन उसकी इंपॉर्टेंस कैरोटीनॉइड से ज़्यादा होती है। तो भाई ये क्लोरोफिल बी जो है ये बॉस को देता है एनर्जी, और बॉस किसे कहते हैं, क्लोरोफिल ए को। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास यहाँ पे, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी इज फंक्शन ऑफ। लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना, यानी कि हम लोग सनलाइट को कन्वर्ट कर रहे हैं एटीपी के अंदर, जो कि एक फॉर्म है केमिकल एनर्जी की, और इस प्रोसेस को आप फोटोसिंथेसिस कहते हैं। फोटोसिंथेसिस का पहला स्टेप कहते हैं जो कि है लाइट रिएक्शन। और यहाँ पे हो क्या रहा है यहाँ पे, और लाइट रिएक्शन हमें पता है कहाँ होता है, थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन में होता है,
ठीक है, थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन में, या फिर आप कह सकते हैं ग्रेना में होता है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, लाइट रिएक्शन पूछेगा तो ग्रेना में होगा, और स्पेसिफिकली बोले तो थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन में होगा। अगर डार्क रिएक्शन पूछेगा तो कहाँ पे होगा, स्ट्रोमा में होगा। क्वेश्चन नंबर 13, ऑल ऑफ द फॉलोइंग्स आर डिफरेंसेस बिटवीन क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी एक्सेप्ट। दोनों में डिफरेंसेस क्या होता है, क्लोरोफिल ए हैज़ डिफरेंट टाइप्स वाइल अच्छा डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस ये होता है इन दोनों का फॉर्मूले में डिफरेंस होता है, दोनों का फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होता है। क्लोरोफिल ए के अंदर फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, मिथाइल ग्रुप। क्लोरोफिल बी में फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, CHO। ठीक है, एल्डिहाइड ग्रुप होता है इसके अंदर। डिफरेंट टाइप वाइल क्लोरोफिल बी हैव सिंगल टाइप, यानी कि क्लोरोफिल के ए के फिर डिफरेंट टाइप्स होता है, जबकि क्लोरोफिल बी जो है वो एक ही तरह का होता है, विच इज़ राइट। क्लोरोफिल ए के टाइप्स होते हैं, क्लोरोफिल बी एक ही तरह का होता है। क्लोरोफिल ए हैव फंक्शनल ग्रुप मिथाइल, और बी के पास जो है वो CHO होता है, विच इज़ नाइस, राइट। क्लोरोफिल ए नेसेसरी पिगमेंट है, बी जो है वो एक्सेसरी पिगमेंट है, बिल्कुल सही बात है। क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है एंटेना कॉम्प्लेक्स के अंदर, बी जो है वो रिएक्शन सेंटर, नहीं उल्टा लिखा हुआ है, तो डी जो है वो गलत हो जाएगा। क्लोरोफिल ए जो है वो देखें, ये फोटोसिस्टम 2 का, फोटोसिस्टम 1 और 2 का स्ट्रक्चर है। बीच वाला जो रूम आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं रिएक्शन सेंटर, और ये जो एंड में है ये एंटीना है। ये लाइट को, एंटीना का काम क्या होता है, सिग्नल को कैच करना, ये लाइट को कैच करता है। इसके अंदर एक्सेसरी पिगमेंट होता है, यहाँ पे बॉस बैठा हुआ है, बॉस कौन है, क्लोरोफिल ए। ये लाइट कलेक्ट करके देता है क्लोरोफिल ए को, फिर यहाँ पे क्लोरोफिल ए के इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होते हैं, यहाँ पे प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर बैठा हुआ है, वो इलेक्ट्रॉन को ले लेता है, फिर यहाँ पे एक पूरी जेड स्कीम पर चलती है, जो कि येट अगेन बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत मज़े का टॉपिक है, जेड स्कीम लाइट रिएक्शन। यानी कि कैन यू इमेजिन सनलाइट से ATP बन रहा है, वाओ। अच्छा जी, 14 क्वेश्चन है द सोर्स ऑफ ऑक्सीजन। मैंने अभी बताया था ऑक्सीजन का जो सोर्स होता है, ऑक्सीजन कैसे लिबरेट होती है, जब वाटर का ब्रेकडाउन होता है तो ऑक्सीजन लिबरेट होती है। नो वाटर नो ऑक्सीजन इन केस ऑफ, मतलब ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। और अगर मैं बोलूँ कि शुगर के अंदर जो ऑक्सीजन है ये कहाँ से आती है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड से आती है। शुगर के अंदर जो कार्बन है ये भी कार्बन डाइऑक्साइड से आता है, और हाइड्रोजन जो है वो हमारे पास जो ऑलरेडी मौजूद कैल्विन साइकिल के अंदर कंपाउंड्स होते हैं वहाँ से आती है, ग्लिसरॉल्डिहाइड से। ये शुगर की खुद की हाइड्रोजन होती है। 15th क्वेश्चन में वो कह रहे हैं वैन नील हाइपोथेसिस। वैन नील हाइपोथेसिस क्या होता है, ये जो बात ऊपर लिखी हुई है कि भाई सोर्स ऑफ ऑक्सीजन इज वाटर, ये सबसे ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, ये सबसे पहले कही थी इन ने, ठीक है। तो सर वैन नील ने ये बात सबसे पहले कही थी, मतलब मैं और आप जब ये पढ़ रहे हैं तो उससे पहले, बहुत पहले, लॉन्ग टाइम अगो। तो सबसे पहले ये जो बात रखी थी वो वैन नील ने लिखी थी, और क्योंकि प्रूफ्ड नहीं था तो एक सिर्फ हाइपोथेसिस इन्होंने दिया था, ठीक है। और फिर जो है इनका हाइपोथेसिस सही निकला, कंफर्म किया गया था ये बात को, एक बायोलॉजिकल ट्रेसर को इस्तेमाल करके ऑक्सीजन 18 को लिया था, और फिर जो कि एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप होता है ऑक्सीजन का, और फिर देखा था कि अच्छा ये ऑक्सीजन लिबरेट हो रही है और H2O से लिबरेट हो रही है, ठीक है। तो इनका जो हाइपोथेसिस है वो कंफर्म किया गया था ऐसे। क्वेश्चन क्या है कि वैन नील हाइपोथेसिस जो है वो पहली बार खुद वैन नील ने किस ऑर्गेनिज्म के ऊपर स्टडी करके बताया था। तो ये एक मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, सिंपल सा आपको याद रखना है, बैक्टीरिया के ऊपर इन्होंने काम किया था और उससे बताया था। क्वेश्चन नंबर 16, इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर फोटोसिंथेसिस। It occurs during daytime, सही है। It uses water with carbon dioxide, okay. It uses oxygen, no it don't uses oxygen. It produces oxygen. Requires chlorophyll, सही है। Which is not true for dark reaction. Dark reaction को light जो है वो directly नहीं required होती, बिल्कुल सही बात है। Indirectly required होती है, कैसे? क्योंकि dark reaction को ATP required होता है, जो कि product है किसका, light reaction का, और light reaction को लाइट चाहिए होती है।
अभी जो मैंने बोला वो अगर जिसको नहीं समझ आया तो इसका मतलब ये थोड़ा सा आपका लाइट रिएक्शन अनक्लियर है, ठीक है। आई विल ट्राई टू मेक अ वीडियो ऑन दैट, क्योंकि लाइट रिएक्शन डार्क रिएक्शन बहुत आसान टॉपिक है। आई डोंट नो व्हाई लोगों को मुश्किल लगता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को, इंक्लूडिंग माई ओन students and my own peers, they find it very मुश्किल तो मुश्किल, लेकिन they find this topic very irritating, क्योंकि उन्हें लगता है पहली बात तो it's about plans and दूसरी बात इसके अंदर बहुत सारे reactions वगैरह होते हैं according to them, which I don't think is not right, क्योंकि it's a very simple topic। अगर आपने सही से समझा हुआ है तो simple topic है, ठीक है। तो I'll try to make a separate conceptual video for it, जहाँ पे हम लोग लाइट रिएक्शन, जेड स्कीम, कीमियोसिस एंड यू नो डार्क रिएक्शन वगैरह को पढ़ेंगे। डार्क रिएक्शन के लिए क्या सही नहीं है, ऑल्सो कॉल्ड जेड स्कीम, ये भी सही लिखा हुआ है। यूजेस एटीपी, नो इट डोंट यूजेस एटीपी, इट प्रोड्यूसेस एटीपी। G3P बोले तो 3-phosphoglyceraldehyde, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 पढ़े। हाँ जी, वेयर डज द लाइट रिएक्शंस टेक प्लेस। लाइट रिएक्शन कहाँ पे होता है, अभी बताया था मैंने, थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन में होता है। डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा में होता है। अगर ये थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन ऑप्शन में गिवन नहीं है तो आप ग्रेना को टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, द फाइनल एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ड्यूरिंग द नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन पाथवे। अब देखिए नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन पाथवे की बात इन्होंने की है, यानी कि दे आर प्रेफरिंग टू द जो बेसिक प्रोसेस आप पढ़ते हैं फोटोसिंथेसिस का, उसकी बात हो रही है। तो जो फाइनल एक्सेप्टर होता है इलेक्ट्रॉन का वो कौन होता है, देखिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूँ। ओके, ये हमारे पास है थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन। ओके, लुक्स नाइस। यहाँ पे है मेरा फोटो सिस्टम 2 और ये रहा फोटो सिस्टम 1। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए आपको। अब फोटो सिस्टम 2 का मैं पूरा नहीं बता रही क्योंकि जस्ट शॉर्टली बता रही हूँ। यहाँ पे क्लोरोफिल ए बैठा हुआ है, ठीक है। क्लोरोफिल ए अब ये पूरा यहाँ पे इसके पास इस सनलाइट, यहाँ पे इसके ऊपर जब सनलाइट पड़ी तो इसका इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ। इसका इलेक्ट्रॉन जब एक्साइट हुआ तो यहाँ पे प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर बैठा हुआ था, फियोफाइटिन, ठीक है। फिर यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन की ट्रांसपोर्ट चेन बनती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को फेंकना शुरू कर देते हैं ये लोग। यानी कि प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर देता है इलेक्ट्रॉन किसको, प्लास्टोक्विनोन को। फिर यहाँ पे साइटोक्रोम BF कॉम्प्लेक्स को देता है इलेक्ट्रॉन। फिर मैं यहाँ पे नाम लिख देती हूँ क्योंकि मुझे खुद भी नहीं याद मैंने अभी क्या बोला था। ये है आपके पास प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ये इलेक्ट्रॉन देता है प्लास्टोक्विनोन को, फिर देता है साइटोक्रोम को, फिर देता है ये इलेक्ट्रॉन देता है किसको, साइटोक्रोम इलेक्ट्रॉन। ये मतलब जैसे kind of seems like they're playing कैश विथ इलेक्ट्रॉन्स, जैसे बॉल के साथ खेला जाता है। तो साइटोक्रोम देता है इलेक्ट्रॉन किसको, प्लास्टोसियानिन को। फिर ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, ये फाइनली ये इलेक्ट्रॉन देता है फोटो सिस्टम 1 को। और फिर फोटो सिस्टम 1 के क्लोरोफिल ए को जब इलेक्ट्रॉन मिलता है तो यहाँ से हमारे पास जो क्लोरोफिल, देखिए फोटो सिस्टम 1, क्या इसको सनलाइट नहीं मिल रही, बिल्कुल मिल रही है, ठीक है। तो सनलाइट जब इसके ऊपर गिरेगी तो इसका इलेक्ट्रॉन भी एक्साइट होगा, लेकिन जो पीछे डेफिशिएंसी हो जाएगी ना, जो होल क्रिएट होगा, जो वैकेंसी क्रिएट होगी इलेक्ट्रॉन की, वो कौन,
फिल करता है। फोटो सिस्टम 2 के केस के अंदर पानी ब्रेक डाउन होता है तो उससे इलेक्ट्रॉन मिलता है फोटो सिस्टम 2 को, लेकिन जो डेफिशिएंसी क्रिएट होती है फोटो सिस्टम 1 के पास इलेक्ट्रॉन की, वो पूरी होती है फोटो सिस्टम 2 के इलेक्ट्रॉन से। समझ आ रही है थोड़ी बात? अगर नहीं समझ आई, मैंने जो भी कहा है उसको रिवर्स करके दोबारा से सुने, ना मुश्किल नहीं, आसान सी बात है, क्योंकि ये प्रोसेस को कंटिन्यू रखना है ना। सनलाइट से आप इलेक्ट्रॉन को एक्साइट तो करेंगे, लेकिन फाइन मतलब इलेक्ट्रॉन उसके पास इनफाइनाइट इलेक्ट्रॉन्स थोड़ी हैं, उसके पास लिमिटेड इलेक्ट्रॉन्स हैं क्लोरोफिल ए के मॉलिक्यूल के पास, तो इलेक्ट्रॉन फेंकते थोड़ी जाएगा। सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पीछे क्या है, तो फोटो सिस्टम 2 के इलेक्ट्रॉन मिल रहा होता है पानी से, वाटर के ब्रेकडाउन से, और यहीं से ऑक्सीजन लिबरेट होती है, ठीक है। तो मजबूरी है पानी को तोड़ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो एज अ बाय प्रोडक्ट ऑक्सीजन लिबरेट होती है, थैंकफुली ऑक्सीजन लिबरेट होती है यहाँ से, और वही यही ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर के अंदर है और हमारे लिए बहुत काम की चीज़ है। अब होता क्या है स्टोरी के अंदर, ये जो फोटो सिस्टम 1 है, इसका क्लोरोफिल का इलेक्ट्रॉन जब एक्साइट होता है तो यहाँ पे इसका भी प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर बैठा हुआ होता है, और ये जब इलेक्ट्रॉन लेता है, अच्छा इसका नाम डिफरेंट है, इसका जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है वो इलेक्ट्रॉन देता है फिर नेक्स्ट को, और इन सर का नाम है फेरिडॉक्सिन। क्या नाम है? फेरिडॉक्सिन। और फेरिडॉक्सिन ये 2 इलेक्ट्रॉन देता है फाइनली NADP रिडक्टेस को, और NADP रिडक्टेस क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को लेता है, और NADP रिडक्टेस बेसिकली एक एंजाइम है जो कि NADPH बनाने का काम करता है। तो ये खुद को जब इलेक्ट्रॉन मिलता है तो ये H पॉजिटिव स्ट्रोमा से उठा लेता है, ये तीनों चीज़ें मिलकर NADPH2 बना लेती हैं, ठीक है। लाइट रिएक्शन में सिर्फ ATP नहीं बनता, लाइट रिएक्शन के अंदर NADPH2 भी बनता है, सही है। और ATP कैसे बनता है, जो ये हमारे पास फोटोलिसिस ऑफ वाटर होता है, इससे हमारे पास ल्यूमेन थैलेकॉइड के ल्यूमेन के अंदर हाइड्रोजन पॉजिटिव भर जाता है, फिर हाइड्रोजन पॉजिटिव जब यहाँ पे स्पीड से स्ट्रोमा में निकलता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप विंड टर्बाइंस के ऊपर पानी गुजारेंगे स्पीड में तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो यहाँ से जब H पॉजिटिव निकलेगा, यहाँ पे एंजाइम होता है ATP सिंथेटेज, जब यहाँ से H पॉजिटिव निकलता है तो यहाँ पे एनर्जी होती है, उस एनर्जी को ट्रैप किया जाता है और यहाँ पे ATP प्रोडक्शन होती है। मैंने पूरा आपको लाइट रिएक्शन समझाया है अभी, अगर आपका थोड़ा बहुत पहले पढ़ा हुआ है तो समझ आ गया होगा आपको। तो ये होता है लाइट रिएक्शन। तो आपको समझ आ गया फाइनल एक्सेप्टर कौन है इलेक्ट्रॉन का, वो है फोटो सिस्टम 2। और फोटो सिस्टम 2 में भी कौन है, NADP रिडक्टेस। हाँ चलें, ये क्लियर हो गया सबको, फोटो सिस्टम 2 आंसर हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे ऑप्शन डी अगर आप देखें तो ऑप्शन डी जो है वो अधूरा है, बल्कि ऑप्शन डी ही आंसर होगा। ओके NADP प्लस है ये लिखा हुआ है इन्होंने, तो बिल्कुल ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। मुझे लगा ऑप्शन में इन्होंने NADPH2 लिखा है या कुछ इस तरीके से, तो NADP प्लस बिल्कुल सही जवाब है, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया था आपको, आई डिडंट सी द ऑप्शन डी। तो आप यहाँ पे आप देख सकते थे कि ये देखें हमारे पास NADP जो फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है वो ये है। अगर ऑप्शन में ये नहीं होता तो फिर आप फोटो सिस्टम 2 लिख देते। ओके क्वेश्चन नंबर 20, फोटो सिस्टम 1 नेम्ड, अच्छा फोटो सिस्टम 1 को हम, फोटो सिस्टम 1 का दूसरा नाम होता है 700 एंड PS 700 नाम होता है, क्योंकि ये 700 nm की लाइट को एब्जॉर्ब करता है। और बेसिकली अच्छा ये तो रीज़न हो गया कि उसे PS 700 क्यों कहा जाता है, लेकिन अगर आप उस बोलें, इन्होंने पूछा है कि PS 1 क्यों बोलते हैं इसको, मतलब 1-2 का क्या सीन है। बेसिकली इसका मतलब ये है कि फोटो सिस्टम 1 जो है वो पहले डिस्कवर हुआ था फोटो सिस्टम 2 से, इसका रीज़न ये होता है। फिर है क्वेश्चन नंबर 21, ईच फोटोन ऑफ लाइट एक्साइट्स हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन, यानी कि अगर यहाँ पे हमारे पास क्लोरोफिल ए है तो उसके कितने इलेक्ट्रॉन एक्साइट होते हैं जब हमारे पास लाइट का एक फोटोन गिरता है। तो अगर आपने क्लियरली देखा हो तो हम लोग जनरली जो
रिएक्शन मतलब ट्रांसपोर्ट चेन बनाते हैं वो 2 इलेक्ट्रॉन्स को दिखाते हैं। ठीक है, ये देखिए मैंने लिखा भी था 2 इलेक्ट्रॉन। ये हम लोग जस्ट अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख रहे होते हैं, लेकिन एक फोटोन जो है वो एक ही इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर रहा होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास वाटर स्प्लिट्स, यानी कि वाटर का ब्रेकडाउन जो होता है, जिसको हम फोटोलिसिस, इस प्रोसेस को फोटोलिसिस ऑफ वाटर कहते हैं, क्योंकि फोटो बनने मतलब लाइट, लेसिस यानी कि ब्रेकडाउन, तो लाइट की प्रेजेंस के अंदर पानी का ब्रेकडाउन होना कहाँ पे होता है? ल्यूमेन ऑफ थैलेकॉइड। इंटीरियर स्पेस सही जवाब हो जाएगा इसका। ड्यूरिंग साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन, ओके इंटरेस्टिंग। फोटोफॉस्फोरिलेशन किसको बोलते हैं? ये बोलते हैं जो लाइट रिएक्शन के अंदर एटीपी बनता है ना, ठीक है, लाइट रिएक्शन में जो एटीपी प्रोडक्शन होती है वो लाइट सनलाइट की वजह से हो रही है। तो देखिए फॉस्फोरिलेशन वर्ड जहाँ पे भी आ जाए समझ जाइए एटीपी प्रोडक्शन की बात हो रही है, फॉर्मेशन ऑफ एटीपी की बात हो रही है। और एटीपी मुख्तलिफ तरीके से बनता है। एक सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन होती है, यानी कि जो आपका क्रेब्स साइकिल आपने पढ़ा होगा, जो रेस्पिरेशन के दौरान क्रेब्स साइकिल के अंदर एटीपी बनता है वो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन से बनता है। लाइट रिएक्शन में जो सनलाइट से एटीपी बनता है वो फोटोफॉस्फोरिलेशन से बनता है। तो साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन की बात हो रही है। सिंपल लफ्ज़ों में बोलूँ, इन्होंने कंफ्यूज किया हुआ है, बस सिंपल सी बात यह है कि साइक्लिक फोटोसिंथेसिस के अंदर सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं इन सब में से, लेकिन एक चीज़ नहीं होती। अच्छा, मैंने ऊपर भी बताया था आपको कि साइक्लिक फोटोसिंथेसिस के अंदर सिर्फ फोटो सिस्टम 1 होता है, फोटो सिस्टम 2 नहीं होता। तो यहाँ पर सही जवाब बी हो जाएगा। ये बाकी सारी चीज़ें होती हैं। साइक्लिक फोटोसिंथेसिस के अंदर फोटो सिस्टम 1 होता है, 2 नहीं होता, यानी कि पानी का ब्रेकडाउन नहीं होगा, ऑक्सीजन लिबरेट नहीं होगी, और क्या एटीपी बनेगा लेकिन NADPH2 नहीं बनता साइक्लिक फोटोसिंथेसिस के अंदर। सही है, फेरिडॉक्सिन उसमें होता है लेकिन फिर भी NADPH2 नहीं बनता। फिर 24th क्वेश्चन है, NADPH2 इज प्रोड्यूस्ड इन फोटोसिंथेसिस ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन। यहाँ पे सही जवाब होगा। और कौन सा लाइट रिएक्शन, नॉन साइक्लिक या साइक्लिक? अभी बताया थोड़ी देर पहले। तो नॉन साइक्लिक, साइक्लिक के अंदर NADPH2 नहीं बनता, सिर्फ और सिर्फ ATP बनता है। कॉन्सेप्ट है सारा, ठीक है। 25th क्वेश्चन जो है वो है, अच्छा आई नो इट्स बिट वियर्ड कि ये सारी चीज़ें याद करने जैसी हैं एंड स्टिल टीचर से कि अच्छा ये तो पूरा कॉन्सेप्ट है, विच इज़ नॉट कम्प्लीटली राइट, क्योंकि मुझे लगता है कि ऑफकोर्स यहाँ पे बहुत चीज़ें आपको याद करनी पड़ती हैं, उन चीज़ों का रट्टा लगाना पड़ता है। आई डोंट वांट टू यूज़ द वर्ड रट्टा, क्योंकि नहीं लगाना चाहिए, but there are few things, I mean especially in biology where you need to mug up things, जैसे कि बहुत सारी चीज़ों के नाम, अब जैसे कि प्लास्टोक्विनोन, साइटोक्रोम, प्लास्टोसियानिन, फेरिडॉक्सिन, you know, तो ये चीज़ें याद करनी पड़ेंगी, बट you know what, with concepts आसान हो जाएगा आपके लिए याद करना। तो don't just mug up things, लेकिन अगर आप कॉन्सेप्ट बनाते हैं तो आपको याद करने में आसानी होगी, चीज़ों को बहुत आसानी, ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगा। जस्ट ये फ़र्क होता है। शिट, ओके, वेल नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता है। क्वेश्चन नंबर 25 है हमारे पास, NADP प्लस रिडक्टेस ट्रांसफर्स इलेक्ट्रॉन फ्रॉम, यानी कि NADP रिडक्टेस को इलेक्ट्रॉन कहाँ से मिलता है? उसको मिलता है इलेक्ट्रॉन फेरिडॉक्सिन से। ठीक है, फेरिडॉक्सिन से इलेक्ट्रॉन, पूरा बताया था अभी मैंने, वही सेम चेन है। ये देखें यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये फेरिडॉक्सिन है, फेरिडॉक्सिन इलेक्ट्रॉन देता है किसको? NADP रिडक्टेस को। क्वेश्चन नंबर 26 है यहाँ पे,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस, हमें सीक्वेंस पता नहीं है मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन की, या भी मैंने अच्छा नॉन साइक्लिक फोटोसिंथेसिस यानी कि भाई ये वाली ही जेड स्कीम है, इसको मद्देनज़र रखते हुए आपने बताना है कि सीक्वेंस क्या होता है। देखें पहले जो है इलेक्ट्रॉन कहाँ से, फोटो सिस्टम 2 से, 2 वाले को 680 बोलते हैं, तो 680 से जाता है, लेकिन 680 को इलेक्ट्रॉन कहाँ से मिलता है, वाटर से मिलता है, तो पहला ये ऑप्शन सही होगा। फिर फोटो सिस्टम 2 को इलेक्ट्रॉन मिलता है, फिर फोटो सिस्टम 1 को मिलता है, फिर NADP रिडक्टेज को मिलता है, ये बिल्कुल ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। अगर इफ़ यू डोंट ट्रस्ट मी तो आप बाकी ऑप्शंस को भी पढ़ के देख सकते हैं, बाकी सीक्वेंस गलत है, बी इज़ राइट। ओके, जेड स्कीम इज अनदर नेम फॉर, जेड स्कीम किसका दूसरा नाम होता है, नॉन साइक्लिक फोटोसिंथेसिस या फिर फोटोफॉस्फोरिलेशन का। फोटोसिंथेसिस थोड़ी सी अलग मुख्तलिफ चीज़ है और फोटोफॉस्फोरिलेशन थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के अंदर लाइट रिएक्शन डार्क रिएक्शन दोनों आता है, और फोटोफॉस्फोरिलेशन के अंदर यानी कि लाइट रिएक्शन की बात हो रही है। फोटो सिस्टम 2 हैज़ रिएक्शन सेंटर ऑफ 680 का रिएक्शन सेंटर होता है 2 के पास, ठीक है। On the process in which carbon from carbon dioxide is incorporated into organic molecule, यानी कि जब इनऑर्गेनिक कार्बन डाइऑक्साइड को आप फिक्स करते हैं और उससे आप शुगर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बनाते हैं, तो इस रिएक्शन को हम केल्विन साइकिल कहते हैं, या फिर आप इसे डार्क रिएक्शन कहते हैं, या फिर आप इसे C3 साइकिल कहते हैं। केल्विन साइकिल क्यों कहते हैं, क्योंकि ये पहली बार मेल्विन केल्विन ने डिस्कवर की थी। C3 साइकिल क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका जो फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड होता है वो 3-फॉस्फोग्लिसरेट होता है, जो कि 3 कार्बन का बना हुआ होता है, इसलिए। विच स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू अबाउट द नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन पाथवे, कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे सही नहीं है नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन पाथवे के हवाले से। तो नॉन साइक्लिक की बात हो रही है, ठीक है, नॉन साइक्लिक जो कि रेगुलरली हो रहा है। ATP बनाता है, बिल्कुल सही बात है। एब्जॉर्ब करता है फोटॉन्स को फोटो सिस्टम 1 के अंदर, बिल्कुल सही है। लॉन्ग पाथवे है, बिल्कुल सही है। साइक्लिक वाला शॉर्ट पाथवे होता है, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर एक ही फोटो सिस्टम होता है, लंबी ट्रांसपोर्ट चेन होती नहीं इलेक्ट्रॉन की। कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन जो है वो इसका पार्ट नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन डार्क रिएक्शन का पार्ट है। मैं यहाँ पे लिख ही देती हूँ ताकि मुझे बार बार रिपीट ना करनी पड़े ये चीज़। ओके, let's have another color to okay, देखिए डार्क रिएक्शन जो है डार्क रिएक्शन के 3 स्टेप्स होता है। पहला होता है कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन, ठीक है। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन के अंदर इन शॉर्ट क्या होता है जो RuBp होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलता है, और यहाँ पे 6 कार्बन, क्योंकि RuBp 5 कार्बन का बना हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर 1 कार्बन है, दोनों मिलते हैं 6 कार्बन का एक अनस्टेबल कंपाउंड बनता है। ये जो रिएक्शन है ये एक एंजाइम की प्रेजेंस में होता है जिसको रुबिस्को कहते हैं, राइबोस बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज, इसके बिना ये नहीं होता। तो ये पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप होता है रिडक्शन, तीसरा स्टेप होता है रीजनरेशन। किसकी रीजनरेशन? रीजनरेशन होती है RuBp की, जिस ये मैंने अभी ये लिखा था। क्वेश्चन क्या है, विच स्टेट, नहीं ये तो हो गया। व्हाट इज मोस्ट नेसेसरीली एसोसिएटेड विद द केल्विन साइकिल। केल्विन साइकिल से रिलेटेड यहाँ पे कौन सी चीज़ है? ATP प्रोडक्शन, नहीं ये गलत चीज़ लिखी हुई है। ATP प्रोडक्शन नहीं होती केल्विन साइकिल में, बल्कि ATP यूज़ होता है।
तो प्रोड्यूस नहीं यूज़ होता है, क्योंकि प्रोड्यूस तो लाइट रिएक्शन में होता है। कैल्विन साइकिल में प्रोड्यूस क्या होता है? शुगर प्रोड्यूस होती है बाय कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन से। 32 द प्रोडक्ट ऑफ डार्क रिएक्शन इज, डार्क रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या होता है? G3P होता है, यानी कि 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड। 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा ये हमारे पास 3-फॉस्फोग्लिसरॉल, ये एक ट्रायोस है, यानी कि 3 कार्बन की शुगर होती है। जब आप 2 मॉलिक्यूल जोड़ेंगे 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड यानी कि फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड की, तो हमारे पास ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनता है। फॉस्फेट को हटा देंगे तो यहाँ से, और इसी तरीके से हमारे पास शुगर ग्लूकोज बनती है। अच्छा जी, इफ़ 12 NADPH आर यूज्ड इन केल्विन साइकिल देन हाउ मेनी ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स के विल बी फॉर्म्ड। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको एक सिंपल सा चीज़ पता होनी चाहिए कि केल्विन साइकिल के अंदर कितने शुगर मॉलिक्यूल होते हैं, कितना NADPH2 होता है। ये वो सिंपल करके बताऊंगी मैं, कोई लंबा खींचेंगे नहीं इस बात को, होपफुली। देखिए केल्विन साइकिल के अंदर हमारे पास होता है, एक साइकिल जब चलती है तो हमारे पास ट्रायोस प्रोड्यूस होता है, और हमें बनाना है ग्लूकोज के अंदर वो एक हेक्सोस है, यानी कि मुझे केल्विन साइकिल जो है वो 2 बारी चलानी पड़ेगी अगर मुझे एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करना है, क्योंकि एक साइकिल में तो ट्रायोस प्रोड्यूस हो रहा है, दूसरी साइकिल में भी ट्रायोस प्रोड्यूस होगा, दोनों को मिलाएंगे तो ग्लूकोज प्रोड्यूस होगा, ऐसी ही बात है। तो अगर मैं बात करूँ एक साइकिल के अंदर हमारे पास क्या क्या चीज़ें यूज़ होती हैं। एक साइकिल में, एक केल्विन साइकिल के अंदर क्या होता है, 9 ATP यूज़ होता है, 6 NADPH यूज़ होता है। एक केल्विन साइकिल की बात हो रही है, और 3 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स यहाँ पे यूज़ होते हैं। ये हमारे पास कंक्लूजन है। लेकिन यहाँ पे ग्लूकोज की बात हो रही है, तो एक ग्लूकोज बनाने के लिए साइकिल 2 बार चलती है। तो अगर मैं बात करूँ 2 साइकिल की, यानी कि फॉर ग्लूकोज, ये था फॉर ट्रायोस, हमें तो ग्लूकोज चाहिए, तो भी चीज़ें डबल हो जाएंगी यहाँ पे, ठीक है। तो कितना ATP हो जाएगा यहाँ पे, 18 ATP, 12 NADPH2 और 6 कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, सही हो गया। ये आपके पास चीज़ आपको पता होनी चाहिए, और आप इस चीज़ को, सिर्फ ये चीज़ अगर आप ध्यान में रखेंगे, आपको हर MCQ आपसे सॉल्व हो जाएगा। अब जैसे ये क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि इफ़ 12 NADPH2, अगर 12 NADPH2 यूज़ हो रहे हैं केल्विन साइकिल के अंदर, तो बताइए कितना ग्लूकोज का मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होगा। सिंपल सी बात है, देखिए मैंने अभी बताया आपको कि अगर 12 NADPH2 है तो कितना ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, 1, तो आंसर क्या होगा, 1। सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34। केल्विन साइकिल को C3 पाथवे इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका जो पहला प्रोडक्ट होता है वो 3 कार्बन का होता है, और स्टेबल प्रोडक्ट जो होता है वो पहला अनस्टेबल प्रोडक्ट जो है वो 3 कार्बन का होता है। ओके, प्रोडक्शन ऑफ 3 कार्बन, तो ये सही जवाब होगा 3PGA, यानी कि 3-फॉस्फोग्लिसरेट। G3P नहीं होगा, क्योंकि G3P से पहले 3PGA बनता है, 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड बनता है। आई एम सो सॉरी, 3-फॉस्फोग्लिसरेट बनता है, उसके बाद फिर 1,3 बेस फॉस्फोग्लिसरेट बनता है, फिर जाके 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड बनता है, और फिर रीजनरेशन होती है। फॉर फिक्सिंग 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन अ केल्विन साइकिल व्हाट इज नीडेड। अगर हमें 3 मॉलिक्यूल, अब देखें वही सेम चीज़ आप यूज़ करेंगे। ये रहा 3 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के, अगर मुझे 3 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के फिक्स करने हैं
तो यहाँ पे हमें ATP NADPH2 कितना चाहिए, 9 ATP चाहिए आपको और 6 NADPH2 चाहिए। तो 9 ATP 6, देखिए ऑप्शंस ढूंढें कौन सा होगा सही जवाब। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट है 36, इन ईस्ट पायरुविक एसिड इज कन्वर्टेड टू। ईस्ट के अंदर एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है और यहाँ पे जो पायरुविक एसिड है उसकी क्या होती है, रिडक्शन होती है और वो कन्वर्ट होता है अल्कोहल के अंदर। किसके अंदर, इथेनॉल के अंदर, जिसको इथाइल अल्कोहल कहते हैं। इस प्रोसेस को फर्मेंटेशन भी कहा जाता है। 37, about 2% energies of chemical bonds of glucose is converted into ATP। यानी कि जब आप ग्लूकोज को तोड़ेंगे, ग्लूकोज को जब आप तोड़ेंगे तो सिर्फ उसकी 2% एनर्जी ही कन्वर्ट हो पाती है ATP के अंदर। ऐसा कहाँ पे होता है, ग्लाइकोलिसिस के अंदर, कीमियोस्मोसिस के अंदर। कीमियोस्मोसिस ग्लूकोज का ब्रेकडाउन नहीं होता, कीमियोस्मोसिस कहते हैं ATP की प्रोडक्शन बाय द मूवमेंट ऑफ प्रोटॉन। आपको याद है मैंने अभी बताया था कि वाटर के हाइड्रोजन पॉजिटिव H पॉजिटिव जब यहाँ से गुजरता है, एक सेकेंड, ये देखें, जब H पॉजिटिव इससे गुजर रहा था ATP सिंथेसिस से और हमारे पास ATP प्रोड्यूस हो रहा था, इसी को हम कीमियोस्मोसिस कहते हैं। तो ये ग्लूकोज का ब्रेकडाउन नहीं है। फर्मेंटेशन में भी ग्लूकोज का ब्रेकडाउन नहीं होता, कैल्विन साइकिल भी नहीं होगा। ग्लाइकोलिसिस बिल्कुल सही जवाब है। ग्लाइकोलिसिस हमारे पास सेल्यूलर रेस्पिरेशन का पहला स्टेप होता है और इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 2% एनर्जी जो है वो हम लेते हैं ग्लूकोज से और फिर फर्दर ग्लूकोज को तोड़ते हैं किसमें, क्रेब्स साइकिल में, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर। मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ जो भी मैंने बोला, जिसको नहीं समझ आया उसके लिए। जो हमारे पास सेल्यूलर रेस्पिरेशन होती है उसके 3 स्टेप्स होता है। पहला, ग्लाइकोलिसिस, जो कि अभी आपने देखा सिर्फ 2% एनर्जी हम लोग लेते हैं ग्लूकोज से, फिर उसे फर्दर तोड़ते हैं। ज़ाया थोड़ी जाने देंगे हम ग्लूकोज की 2% एनर्जी लेके, बाकी 98% भी तो लेंगे। मतलब पूरा उसका हम लोग एनर्जी उससे लेते हैं, वसूल करते हैं उस मॉलिक्यूल को। क्रेब्स साइकिल होता है। फिर तीसरा, जहाँ पे सबसे ज़्यादा एनर्जी मिलती है हमें, वो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जिसको ETC भी कहते हैं। चलें, क्वेश्चन है, दिस प्रोसेस में हैव कार्बन डाइऑक्साइड एज इट्स प्रोडक्ट्स। कार्बन डाइऑक्साइड एज अ प्रोडक्ट यहाँ पे मिलती है, तो भाई सिंपल सी बात है, कार्बन डाइऑक्साइड, ओके 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 ठीक है, थोड़ा सा घुमाया वैसे सवाल को इन्होंने। कार्बन डाइऑक्साइड एज अ प्रोडक्ट कहाँ पे मिलती है, क्या फोटोसिंथेसिस में मिलती है, बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ पे जो फोटोसिंथेसिस के स्टेप्स हैं उसको आप एलिमिनेट कर दें, कैल्विन साइकिल को एलिमिनेट कर दें। कीमियोस्मोसिस, लाइट रिएक्शन में जो ATP बनता है ना, वो कीमियोस्मोसिस से ही बनता है। और जो हम लोग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर जो ATP बनाते हैं वो भी कीमियोस्मोसिस से ही बनता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट कहाँ पे होती है, ग्लाइकोलिसिस के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट नहीं होती। तो यहाँ पे सही जवाब क्या हो जाएगा, फर्मेंटेशन। जी हाँ बिल्कुल, फर्मेंटेशन यहाँ पे सही जवाब होगा। कैसे, कब, कहाँ, क्यों, फर्मेंटेशन कैसे? देखिए, फर्मेंटेशन यानी कि एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन 2 तरीके की होती है, एक होती है अल्कोहलिक, एक होती है, दूसरी वाली कौन सी होती है, एसिडिक, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, और एक अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। जो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होती है उसके अंदर हमारे पास डिफरेंट मैकेनिज्म होता है। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन के अंदर क्या होता है, जो हमारे पास ग्लाइकोलिसिस होता है पहले, और इसके बाद पायरुवेट बनता है ग्लाइकोलिसिस की रिजल्ट में, और ये पायरुवेट जो है इसकी रिडक्शन होती है और ये कन्वर्ट हो जाता है लैक्टिक एसिड में। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड नहीं लिबरेट हो रही,
ये कहाँ पे हो रहा है? ये हो रहा है एसिडिक फर्मेंटेशन में। लेकिन एक होती है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन के अंदर क्या होता है, पायरुवेट जो है वो उसकी पहले डी कार्बोक्सिलेशन होती है, यानी कि ग्लूकोज लिबरेट, कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट होती है। डी कार्बोक्सिलेशन यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल। उसके बाद फिर इसकी रिडक्शन होती है, फिर इथेनॉल बनती है। तो ये कौन सा प्रोसेस है? ये है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। शायद ऊपर भी एक सवाल हमने किया था, ये रहा। ईस्ट के अंदर जो पायरुविक एसिड किसको बोलते हैं? पायरुवेट बोलें या फिर पायरुविक एसिड, एक ही बात है। ग्लिसरिक एसिड बोलें या ग्लिसरेट, एक ही बात है। तो पायरुवेट कन्वर्ट किस में होता है? इथेनॉल में। कैसे होता है? पहले उसको कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट की करवाई जाती है, फिर उसकी रिडक्शन होती है, फिर इथेनॉल या फिर इथाइल अल्कोहल जिसको बोलते हैं वो बनती है। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास, मैं अपना क्वेश्चन नंबर 37 जो है वहाँ पे अगर आप देखें तो फर्मेंटेशन के अंदर भी ग्लाइकोलिसिस होती है। देखें, फर्मेंटेशन का दूसरा नाम है एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब ये सवाल भी आ सकता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन और एरोबिक रेस्पिरेशन दोनों के दरम्यान में कॉमन स्टेप कौन सा होता है? ग्लाइकोलिसिस होता है। सही है। ग्लाइकोलिसिस टूटता है, उस ग्लाइकोलिसिस यानी कि उसमें, आई एम सो सॉरी, ग्लाइकोलिसिस के अंदर ग्लूकोज टूटता है, पायरुवेट बनाता है। फिर पायरुवेट जो है वो आगे चल के या तो फर्मेंटेशन करेगा या तो फिर वो एरोबिक रेस्पिरेशन करेगा, यानी कि उसके अगर एरोबिक कर रहा है तो उसमें क्रेब्स साइकिल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होगी। ठीक है। ओके, तो यहाँ पे 37 का जो है वो फर्मेंटेशन भी जवाब हो सकता है। फर्मेंटेशन यहाँ पे, अब फर्मेंटेशन वाले आंसर को प्रायोरिटी देंगे। क्यों मैंने फर्मेंटेशन बोला? क्योंकि ग्लाइकोलिसिस जो है उसमें हमारे पास वो एक कंप्लीट प्रोसेस नहीं है। ग्लाइकोलिसिस पार्ट है एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन दोनों का। इट्स अ कॉमन स्टेप बिटवीन बोथ ऑफ देम। तो द पॉइंट इज, यहाँ पे उन्होंने बोला कि एटीपी में कौन सा कन्वर्ट होता है। तो देखिए, ग्लाइकोलिसिस के अंदर इतना ज़्यादा एटीपी नहीं बनता। फर्मेंटेशन जब होती है ना, यहाँ पे जब आप देख रहे हैं, जब ये पायरुवेट जो है ये इथेनॉल में कन्वर्ट होगा या फिर पायरुवेट जो है वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होगा, तो यहाँ पे प्रोसेस मुकम्मल हो। तो अगर यहाँ पे, वैसे तो ग्लाइकोलिसिस में 2 एटीपी बनता है, तो अगर फर्मेंटेशन नहीं होता तो आप फिर ग्लाइकोलिसिस को प्रायोरिटी देते हैं। लेकिन अब क्योंकि यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ फर्मेंटेशन, तो फिर फर्मेंटेशन सही जवाब होगा यहाँ पे। इसके पीछे रीज़न एक ये भी है, क्योंकि ग्लाइकोलिसिस के अंदर 2 एटीपी बनता है, नेट एटीपी की बात हो रही है, और 2 NADPH2 बनता है। ठीक है। तो ग्लाइकोलिसिस के अंदर उसने पूछा कि एटीपी में कन्वर्ट कितना होता है। तो ये जो NADPH2 है ये भी बाद में जाके एटीपी में कन्वर्ट होता है। एक NADPH2, ये भी क्वेश्चन है, एक NADPH से हमारे पास कितना एटीपी मिलता है? 3 एटीपी। तो फर्मेंटेशन जब मुकम्मल होगी तो ये NADPH2 भी कन्वर्ट हो रहा होगा एटीपी के अंदर। सही है। तो उस हिसाब से फर्मेंटेशन सही जवाब है। 38 हमने कर लिया था और 39। अच्छा, ये नेट एटीपी मैंने क्यों बोला? जब पर्सनली मैं ये टॉपिक पढ़ रही थी, तो जब हमारे टीचर्स कहते थे कि नेट एटीपी है, नेट एटीपी इतना है, टोटल एटीपी 4 है लेकिन नेट एटीपी 2 है, तो मुझे कभी समझ नहीं आया कि नेट क्या है और टोटल क्या है। मतलब यहाँ पे नेट टोटल का क्या काम है? असल में होता क्या है कि जो ग्लाइकोलिसिस है, मैं अभी इसीलिए आपको बताना चाहूँगी, ये क्लियर करना चाहूँगी इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास ग्लाइकोलिसिस है, ग्लाइकोलिसिस एक 10 स्टेप इतना लंबा प्रोसेस है। इसके अंदर जो ग्लूकोज है वो कन्वर्ट होता है पायरुवेट के 2 मॉलिक्यूल्स के अंदर। ग्लूकोज के अंदर 6 कार्बन होती है, पायरुवेट के अंदर 3 कार्बन होती है। ठीक है। और फिर ये पायरुवेट जो है वो आगे जाके कोई भी पाथवे ले सकता है, या तो लैक्टिक एसिड बनेगा, या तो अल्कोहल बनेगी, या तो फिर एरोबिक रेस्पिरेशन होगी। अब ये जो ग्लूकोज जब बनता है पायरुवेट के अंदर, तो यहाँ पे 2 एटीपी इस्तेमाल होता है, 4 एटीपी बनता है और 2 NADPH2 बनता है।
अब देखें 4 ATP बन रहा है लेकिन 2 ATP यूज़ भी तो हुआ है। तो अगर मैं बोलूँ टोटल ATP कितना बना, तो टोटल ATP 4 बना, ठीक है। लेकिन नेट ATP यानी कि मुझे ATP का प्रॉफिट कितना हुआ, तो 4 में से 2 आप माइनस करेंगे क्योंकि 2 आपने इस्तेमाल किया, तो प्रॉफिट कितना मिला आपको, 2 ATP का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। तो नेट ATP किसे कहेंगे कि जो आपका नुकसान हटा के जो आपके पास प्रॉफिट बचा है पीछे, वो 2 ATP, ठीक है। टोटल बोले तो 4 ATP एंड नेट ATP 2। क्लियर हो गया? ओके परफेक्ट। चलिए यहाँ तक हमारे क्वेश्चन अभी हुए नहीं है। 39th वाला कर लेते हैं। आई नीड सम स्पेस हियर। ओके हियर यू गो। C3H6O3 लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला है। फॉर्मेशन यानी कि लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन कहाँ पे होती है, फर्मेंटेशन में होती है। एसिडिक फर्मेंटेशन बोलते हैं इसको, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन बोलते हैं। ये याद कर लें, इंपॉर्टेंट है। लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला आसान सा है, C3H6O3 363। सेलुलर रेस्पिरेशन इज एसेंशियली या फिर एन प्रोसेस। देखिए सेलुलर रेस्पिरेशन एक किस तरीके का प्रोसेस है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर ऑक्सीडेशन होती है।